नमस्कार, आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट का सीडीपी। देखिए जो सीडीपी है, आज का सीडीपी का टॉपिक होने वाला है समावेशी शिक्षा, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं समावेशी शिक्षा से, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि हम टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन कराते हैं। साथ में प्रत्येक क्वेश्चन का विश्लेषण व्याख्या के सहित करते हुए चलते हैं। तो आपसे जो क्लास है सुबह 7 बजे आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। डेली 7 बजे क्लास चलेगी तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। प्रश्न नंबर 1 है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है केवल दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देना, बी है सभी छात्रों को बिना भेदभाव कि एक ही विद्यालय में शिक्षित करना, सी है मेधावी छात्रों के लिए अलग कक्षा चलाना, और डी है आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए विशेष स्कूल खोलना। तो देखिए समावेशी शिक्षा का जो उद्देश्य होता है, सामान्य और विशिष्ट, चाहे दिव्यांग हो, चाहे प्रतिभाशाली हो, चाहे पिछड़ा है, सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे शिक्षा देना, ठीक ना। यह समावेशी शिक्षा का एक सिद्धांत है। तो आइए प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन 1 देखते हैं। ऑप्शन 1 क्या कह रहा है? केवल दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देना। नहीं, अगर यह विकल्प रहेगा तो ये गलत विकल्प है, क्योंकि समावेशी शिक्षा जो कहती है कि सभी बच्चों को समान अवसर देना, ठीक ना। और ये विकल्प के अनुसार सिर्फ विशिष्ट बच्चों पर की बात कर रहा है। केवल दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देना, तो इसका मतलब ये विशेष शिक्षा की बात कर रहा है, ठीक ना। तो ये विशेष शिक्षा की जब बात करेगा तो ये होगा नहीं, समावेशी पूछा है, ठीक, तो ये होगा नहीं, तो इसलिए गलत। दूसरा है सभी बच्चों को बिना भेदभाव एक ही विद्यालय में शिक्षित करना, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सी देख लेते हैं। सी में क्या कह रहा है कि मेधावी छात्रों के लिए अलग कक्षा बनाना। तो ये भी क्या है? यह पृथकीकरण को बढ़ावा दे रहा है, ठीक ना। यह पृथकीकरण को बढ़ावा दे रहा है। अगर मेधावी छात्र बच्चों को अलग कर दिया जाएगा तो जो औसत या धीमी गति के से जो बच्चे सीखते हैं उनको मोटिवेशनल नहीं मिलेगा, प्रेरणा नहीं मिलेगी, ठीक ना। तो इसलिए गलत हो गया। आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए विशेष स्कूल खोलना, ये भी क्या कर रहा है? ये एक विशेष स्कूल की बात कर रहा है। जब विशेष स्कूल की बात करेगा तो यहाँ पर भी ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ये भी गलत है। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। आरटीआई अधिनियम 2009 के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार की आयु वर्ग के लिए है। तो कह रहा है किस आयु वर्ग के लिए है? तो आइए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है 5 से 14 वर्ष। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो भारत में जो शिक्षा मानी जाती है औपचारिक शिक्षा, यह मानी जाती है 6 वर्ष से शुरू मानी जाती है, ठीक ना। तो इसलिए ये गलत है। बी कह रहा है 6 से 14 वर्ष। तो देखिए जो 6 से 14 वर्ष है, यह जो है यह सामान्य बच्चों के लिए यह संवैधानिक अधिकार है, जो अनुच्छेद किस में दिया गया है? 21A में, ठीक ना। अनुच्छेद 21A में दिया गया है, जो अनिवार्य है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को स्कूल तक लाए। अगला है 7 से 15 वर्ष। तो देखिए ये तो एकदम गलत है। भारतीय जो शिक्षा नीति है इसमें 7 से 15 वर्ष का कोई प्रावधान ही नहीं है। आज 6 से 18 वर्ष। तो देखिए जो 6 से 18 वर्ष है ना, यह विकल्प बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि इसमें दिव्यांग बच्चों के लिए सही है। किसके लिए सही है? दिव्यांग बच्चों के लिए सही है। 6 से 18 वर्ष जो है दिव्यांग बच्चों के लिए, ये बात सही है, ठीक ना।
ये ध्यान रहे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20। सामान्य बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष, दिव्यांग बच्चों के लिए अगर पूछ दे तो 6 से 18 वर्ष निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार। मानसिक विकार यहाँ पर गलत हो जाएगा, मानसिक विकार से नहीं संबंधित होता है। ठीक ना। ये जरूरी नहीं है कि मानसिक विकार के जो बच्चे होंगे वही डिसलेक्सिया से ग्रसित होंगे, इसलिए गलत हो गया। गणितीय विकार, तो गणितीय विकार क्या है? गणितीय विकार के लिए डिसकैलकुलिया होता है। ठीक ना। गणना, अंकों की गणना की बात होती है। जो बच्चे क्या करते हैं, अंकों की गणना से डरते हैं, तो इसको बोलते हैं डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया। ठीक है ना। डिसकैलकुलिया होता है। पठन विकार जो होगा यही डिसलेक्सिया होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक। या व्यवहार संबंधित विकार जो होता है इसको बोलते हैं ADHD। ठीक। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों के लिए सख्त नियम बनाना। तो देखिए, समावेशी कक्षा में ना बच्चों के लिए सख्त नियम नहीं बनाना चाहिए। ठीक ना। उस सख्त नियम बनाने के बजाय इसको लचीला बनाना चाहिए। ठीक ना। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा है यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमता विकसित करने का अवसर मिले। ये बात बिल्कुल सही है। यह सुनिश्चित करना चाहिए जो प्रत्येक बच्चा है उसको अपनी क्षमता विकसित करने का अवसर मिलना चाहिए। ठीक ना। तो ये बात बिल्कुल सही है। आइए अगला ऑप्शन देखते हैं। कक्षा के लिए एक समान योजना बनाना। नहीं, केवल शब्द आ गया तो पहले गलत है, काट दो। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। डिसकैलकुलिया का संबंध किससे है? तो देखिए, जो डिसकैलकुलिया है तो ऑप्शन नंबर 1 है लेखन अक्षमता। जो डिसकैलकुलिया होता है लेखन क्षमता नहीं होता है, तो ये गलत है। पढ़ने की क्षमता डिसलेक्सिया होता है, इसको बोलते हैं लेखन क्षमता को डिसग्राफिया। ठीक ना। क्या होता है? डिसग्राफिया। ये होता है डिसलेक्सिया। और गणितीय क्षमता क्या होता है? डिसकैलकुलिया। तो इसका जो डिसकैलकुलिया से पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। वंचित समूह के छात्रों को समान छात्रों के साथ पढ़ाना चाहिए ताकि इसका तात्पर्य क्या है? कह रहा है जो वंचित समूह के छात्र है उसको समान छात्र के साथ पढ़ाएंगे, तो इसका मतलब क्या है? समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, अपवर्जित शिक्षा। तो देखिए, इसका कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी बच्चा है चाहे पिछड़ा वर्ग का हो, सामान्य बच्चों के साथ अगर हम पढ़ाएंगे तो क्या होगा कि उसकी मुख्य धारा जुड़ेगी। ठीक ना। तो जब मुख्य धारा जुड़ेगी तो वह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि समान शिक्षा दी जा रही है। ठीक ना। उससे जो नकारात्मक प्रभाव बच्चे के मानसिक स्थिति पर नहीं पड़ेगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। ब्रेल लिपि का उपयोग किन बच्चों के लिए किया जाता है? सुनने में अक्षम, बी है बोलने में अक्षम,
सी है दृष्टिबाधित और डी है शारीरिक रूप से अक्षम। तो देखिए जो ब्रेन लिपि होता है ना, इसका जो प्रयोग होता है, जो बच्चा दृष्टिबाधित होता है, देखने में उसको कठिनाई होती है, ठीक ना, तो इसमें क्या होता है, ब्रेन लिपि द्वारा एक विकसित लिपि है जिसमें क्या होता है कि उभरे हुए बिंदुओं पर आधारित होता है, जिसे छू करके पढ़ा जा सकता है, ठीक ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ब्रेल लिपि का प्रयोग दृष्टिबाधित बच्चों के लिए होता है। आइए प्रश्न नंबर 7 हो गया। 8 देखेंगे। प्रतिभाशाली प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि IQ कितना होती है? तो देखिए जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं ना, वो टर्मन के अनुसार 140 या उससे ऊपर वाले बच्चों को एक प्रतिभाशाली बालक का माने जाते हैं, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 140, ठीक। तो देखिए जो 80 से 90 के बीच होते हैं बालक, वह मंद बुद्धि के बालक होते हैं, ठीक ना। और 110 से ऊपर जो होते हैं यह समान बुद्धि के बालक होते हैं। और 70 से 80 के बीच जो होते हैं यह और मंद बुद्धि बालक होते हैं, जो दूसरे की सहायता से ही कोई कार्य कर पाते हैं, ठीक ना। दूसरा जब सहायता करेगा तभी कोई कर पाते हैं, ठीक ना। और 140 से ऊपर जो होते हैं ये प्रतिभाशाली बालक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। डिस्ग्राफिया का मुख्य रूप से प्रभावित होता है। डिस्ग्राफिया जो है मुख्य रूप से किस पर प्रभावित होती है? सुनने पर तो होगी नहीं, पढ़ने पर नहीं, लिखने पर ठीक है। यह एक ऐसा भी लेखन विकार होता है, ठीक ना, जिसमें बच्चा लिखावट खराब करता है और पेन को पकड़ता है तो पकड़ने में उसको दिक्कत होती है, अक्षर लिखने में दिक्कत होती है, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डाट को अनुरूप बदलना है। तो देखिए जो समावेशी शिक्षा मानती है ना, इसमें क्या क्या भरा जाएगा, देखिए समावेशी शिक्षा का मूल मंत्र होता है कि स्कूल और सिस्टम को बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से ही बदलना चाहिए, ठीक ना, न कि बच्चे के सिस्टम के हिसाब से, ठीक ना। बच्चे का जितना ज़रूरत है उसी के हिसाब से बदलना चाहिए, नहीं कि बच्चे के हिसाब से बदल दीजिए। बच्चा कहेगा कि ये कर दीजिए तो वो कर दीजिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यवस्था और बच्चे के अनुसार, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो देखिए सैमुअल किर्क, स्किनर, पियाजे, कोहलर। तो देखिए 1963 में सैमुअल किर्क ने पहली बार बच्चों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जिन्हें सीखने में कठिनाई होती थी, ठीक ना। तो इसलिए अधिगम अक्षमता का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया है वह सैमुअल किर्क ने। आइए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि IQ कितनी होती है? देखिए मंद बुद्धि जो बालक होता है ना, उसकी जो IQ होती है 70 से कम होती है, ठीक ना। 70 से कम होती है मंद बुद्धि बालक की, जो कुछ नहीं कर पाता है, दूसरों की सहायता से करता है, ठीक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जो पिछड़े वर्ग के बालक होते हैं उसकी जो IQ लेवल होता है 80 से 90 होता है, ठीक ना। और समान वर्ग के बच्चों के, ठीक ना, तो ये कितना होता है, समान वर्ग के बच्चा होता है तो इसका जो होता है 100 से 110 होता है। समान वर्ग मतलब सामान्य होगा, ठीक ना, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, एक एवरेज, ठीक ना।
ये सामान्य और पिछड़ी जाति वाली बात नहीं, जाति नहीं वाली बात है यहाँ पर, एवरेज की बात है, ठीक ना, मानसिक स्थिति की एवरेज। और 120 से ऊपर जो बच्चा रहेगा वह कैसा होगा बताइए, प्रतिभाशाली में आएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, मॉडलिंग, अनुकरण। देखिए, अपसारी चिंतन का अर्थ होता है कि एक ही समस्या के कई अलग अलग समाधान, सोच, ठीक ना, जिसको हम क्या बोलेंगे, सृजनात्मकता। अपसारी चिंतन में क्या होता है ना कि यह कई तरह से सोच हल करता है, कोई भी समस्या हो कई तरह से इसको हल करता है, ठीक ना। और अभिसारी चिंतन में क्या करता है कि बस एक ही पर ध्यान देता है, एक ही बिंदु पर, कहीं से आएगा एक ही बिंदु पर, ठीक ना। तो जब एक ही बिंदु पर करेगा तो गलत है। अभिसारी चिंतन में जो होता है कई बिंदुओं से उसको समस्या का हल खोजेगा तो सृजनात्मकता में आएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। समावेशी शिक्षा में लचीला पाठ्यक्रम किसके लिए आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर 1 है केवल मेधावी छात्रों के लिए, बी है शिक्षकों के लिए, और सी है सभी छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, और डी है अभिभावकों के लिए। कह रहा समावेशी शिक्षा में लचीला पाठ्यक्रम किसके लिए आवश्यक है? लचीला पाठ्यक्रम बता दीजिए, तो आसानी है। तो केवल मेधावी छात्रों के लिए ऐसा तो है नहीं, शिक्षकों के लिए तो है नहीं, सभी छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ठीक ना। अगर पाठ्यक्रम लचीला होगा तो विभिन्न अक्षमता वाले बच्चे भी इसमें क्या करेंगे, सीखने का स्तर के साथ मेल खाएंगे, ठीक ना। जो कम बुद्धि वाला होगा, जो पिछड़ा होगा और जो सामान्य होगा, सभी प्रकार के बच्चे सीखेंगे, ठीक ना, लचीला होगा तो। आइए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो देखिए, ब्रेन लिपि, सांकेतिक भाषा, यंत्र, ये सभी। देखिए, श्रवण बाधित जो बच्चा होता है ना, उसके लिए सांकेतिक भाषा बहुत ज़रूरी होती है। जो बच्चा सुन नहीं पाता है उसको इशारे की सहायता से, संकेत की सहायता से उसको बताना पड़ता है, जिससे वो सबसे प्रभावी माना जाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त है? तो उन्हें स्कूल या उन्हें अलग स्कूलों में डाल देना, बी है उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण देना, सी है उन्हें समावेशी शिक्षा और मुख्य धारा का हिस्सा बनने का अधिकार देना, और डी है उनके प्रति सहानुभूति नहीं रखनी। तो देखिए, कह रहा है कि CWSN का मतलब है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ठीक ना। कानून हर बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा पाने के लिए समान अधिकार प्राप्त करता है, ठीक ना। तो ये समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आएगा, मुख्य धारा को बनाने के लिए अधिकार देना, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। डिस्प्रेक्सिया का संबंध है? तो ऑप्शन नंबर 1 है डिस्प्रेक्सिया भाषा विकार, सूक्ष्म गतिक कौशल की कठिनाई, गणना विकार, स्मृति। तो देखिए, जो डिस्प्रेक्सिया होता है इसमें क्या होता है कि शरीर का जो संतुलन होता है, ठीक ना, वो मांसपेशियाँ क्या होती है, मांसपेशियों में दिक्कत आने लगती है, मांसपेशियाँ का इस्तेमाल अच्छा से बच्चा नहीं कर पाता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए सुई डालना है, सुई बटन लगाना है, तो बटन लगाने में उसको दिक्कत होगी क्योंकि उसमें छेद पतला होता है, तो उसमें डालने में नहीं डाल पाता है बच्चा, ठीक ना, बटन नहीं लगा पाता है। उसकी जो हाथ है वो सही से काम नहीं करते हैं, मांसपेशियाँ सही से काम नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर इसके हिसाब से बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार समावेशी शिक्षा का महत्व है। सामाजिक न्याय और समानता। केवल शब्द आ गया तो पहले काट दो, रटने वाला गलत, परीक्षा केंद्रित नहीं। यह सामाजिक न्याय और समानता पर बल देता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं जो कक्षा में बहुत बोलता है? बी है जिसका व्यवहार सामान्य से हटकर हो और समाज विरोधी हो। सी है जो पढ़ने में बहुत तेज हो। और डी है जो बहुत चुप रहता हो। तो देखिए, इस समस्यात्मक जो बालक होता है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जिसका व्यवहार सामान्य से हटकर और समाज के विरोधी हो, इस समस्यात्मक बालक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, आक्रामक होना, इस समस्यात्मक का क्या है? एक व्यवहारिक लक्षण है। आइए प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है? देखिए, सफल समावेशन होगा अभिभावकों, ऑप्शन नंबर ए पृथक्करण। बी है अभिभावकों की भागीदारी का न होना। संवेदीकरण, क्षमता निर्माण का अभाव। तो देखिए, संवेदीकरण होना जरूरी है। समाज, शिक्षकों और साथी के संवेदनशील बनाना, जिससे क्या होता है, समावेशी शिक्षा जो होता है वो सफल होती है। ये पहली पीढ़ी होती है इसका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? तो वस्तुनिष्ठ बुद्धि परीक्षण, शिक्षक का अवलोकन, रचनात्मक कार्य, उपयुक्त सभी। तो ये देखिए सब है प्रभावशाली शिक्षा बनाने के लिए, ठीक ना। बच्चों की पहचान के लिए उपयुक्त सबसे बढ़िया तरीका यही है। देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डेली 7 बजे आपको क्लास CDP की मिलेगी अब।